पंकज भाई, हम जिसकी बात कर रहे हैं, एनटीए ने एक बार फिर से 3 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। अब वो परीक्षा दोबारा होगी। पहले भी हम देख चुके हैं कि किन परिस्थितियों में बच्चे ट्रेनों में कूड़े की तरह भर के बच्चे चलते हैं, ट्रेनों के बाहर लटक करके बच्चे परीक्षाएं देने जाते हैं, बसें नहीं मिलती हैं, रहने की जगह नहीं मिलती हैं, प्लेटफॉर्म पट्टे रहते हैं बच्चों से, और अब दोबारा परीक्षा। क्या ये मान लेना केवल कि विषय ये त्रुटि, आप भाई कैसे लोग आखिर पेपर सेट कर रहे हैं कि वो पुराने प्रश्नों को दोबारा दे देते हैं, गलत प्रश्न दे देते हैं? आखिर किस तरीके के लोग हैं? और ये इतने गलतियों के बाद, हालांकि ये गलती कह रहे हैं, हम इसे अपराध कहें सीधे सीधे, कि इतने अपराधों के बाद भी ये जिम्मेदार बचे कैसे रहते हैं? क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या परीक्षा रद्द किए जाने से पहले ही एनटीए का जो भी मुखिया रहा हो, जो इन परीक्षाओं को कराने में जो लोग लगे हो, क्या उन सबकी गिरफ्तारी नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या ऐसी कार्रवाइयां नहीं हो जानी चाहिए थी? भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राम प्रकाश जी, सबसे पहले ये देखिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको आप कहते हैं एनटीए, ये दरअसल नकारा, निकम्मा और निठल्ला टेस्टिंग एजेंसी है। और ये टेस्टिंग एजेंसी लाया किसने और आया कब? और इस 2017 में इसको लाया गया और एनडीए गवर्नमेंट जो मोदी की सरकार है यही लेकर के आई। अब ये देखिए कि इनका 2017 से लेकर के आज तक 2026 तक एक ही काम है, देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना। और वहीं तक ये सीमित नहीं है, ये कैसे कमा रही है ये एजेंसी, जिसका जिक्र आपने दबी जुबान में किया, मैं उसको खोल करके बता रहा हूं। शिक्षा राज्य मंत्री का पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है, जिसमें पिछले 5 वर्षों का ही सिर्फ आंकड़ा उठा लीजिए, 2018 से लेकर के, और 2000 अभी 25-26 का नहीं है, 24-25 तक का जो आंकड़ा आया है, उसमें 5 साल में 3,500 करोड़ रुपए सिर्फ बच्चों ने फॉर्म भर करके इस एजेंसी को दिया है। अब आप समझिए कि जो खर्चे इन्होंने दिखाए हैं वो 3,000 करोड़ रुपए के दिखाए हैं। मतलब 5 साल में 500 करोड़ रुपए का फायदा सीधा इस एजेंसी को गया है। वो एजेंसी जो अपने किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन जिस पर्पस से किया गया था उस पे वो कहीं खड़ी नहीं उतरती, वो अलबत्ता और देश के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है निरंतर। तो ऐसी एजेंसी को रखने का औचित्य क्या है? इसको तो तत्काल प्रभाव से डिसमिस कर देना चाहिए, निष्प्रभावी कर देना चाहिए, और इस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये सारा काम ये एजेंसी क्या करती है? तो आउटसोर्स करती है। आप देखिए कि जहां जहां एग्जाम कंडक्ट ये करवाती है, एक तो हिंदुस्तान में एग्जाम हो रहा है तो सेंटर विदेश में दे देती है, अपने एरिया को छोड़ करके बच्चों को 1000 किलोमीटर दूर सेंटर दे देती है। फॉर्म में दुनिया भर की अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि तमाम तकनीकी तौर पे कहीं बायोमेट्रिक की दिक्कत है, कहीं सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, कहीं अलग अलग दिक्कतें हैं, और इन तमाम दिक्कतों के बावजूद ये एजेंसी आज भी कार्य कर रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस नीयत से ये सरकार चल रही है और जिस मंत्रालय के मातहत ये काम कर रही है, उसके तार बड़े बड़े लोगों से हैं, न सिर्फ प्रधानमंत्री से, न सिर्फ देश की सत्ता से, मैं तो ये कह रहा हूं कि संघ से इनके तार जुड़े हुए हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संघ का सीधा हस्तक्षेप है शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा व्यवस्था है भारत में, और जो जब से ये सरकार आई है तब से सीधा इंटरफेरेंस, सीधा हस्तक्षेप संघ का है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने सब कुछ होने के बावजूद शिक्षा मंत्री को छोड़ दीजिए, ये तमाम इश्यूज पे जिससे डायरेक्ट 22 लाख बच्चे प्रभावित हैं और तमाम घर के लोग प्रभावित हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं पार्लियामेंट में जवाब देते हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाबदेही लेते हैं? और राम प्रकाश जी, इतनी हैरानी होगी कि एक सही से एग्जाम कंडक्ट कराना इस देश में इतना मुश्किल हो चला है, जिसके बारे में वर्णन करना भी मुश्किल है। और पार्लियामेंट से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? कहते हैं कि दिमागी नक्सल। अरे किसको कह रहे हो आप दिमागी नक्सल? जो बच्चे अपने
पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहा है, वो दिमागी नक्सल। किसको, पंकज भाई किसको कह रहे हैं का क्या मतलब? आपको कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं? अभी एक दर्शक भी यहाँ बता रहे भाई हैं वही कि आप लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछेंगे तो नक्सलाइट कह ले जाएंगे। तो आपको कह रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं? खोजना थोड़ी किसको कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अगर किसान अपने मांगों को लेकर के आवाज उठाए तो नक्सल, दिमागी नक्सल। छात्र युवा अगर अपनी सही चीजों को लेकर के आवाज उठाए, पेपर लीक की बात करे, तो वो दिमागी नक्सल। अगर विपक्ष चंदा चोरी का मुद्दा उठाए तो वो नक्सल। तो भाई जब हर आदमी नक्सल, तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो हमें तो लगता है कि उससे भी ज्यादा बड़े नक्सल हैं। तो आप किसको कह रहे हैं? आप अपने देश के युवाओं को कह रहे हैं, विपक्षी नेताओं को कह रहे हैं, बेरोजगार छात्रों को कह रहे हैं, या किसानों को कह रहे हैं, या मजदूरों को कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? तो राम प्रकाश जी, क्या है ना कि इस देश के जो हालात इन लोगों ने बनाए हैं पिछले 10-12 वर्षों में, उसी का ये नतीजा है कि देश हर तरीके से चरमरा गया है। ये तो आप एक यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, हर मोर्चे पे ये सरकार विफल है, और कहीं से भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है अब कि युवाओं का कहीं कुछ भविष्य दिख रहा हो, छात्रों का कहीं भविष्य दिख रहा हो। यहाँ इतनी बेरोजगारी है और तमाम चीजें हैं। और आपने एक जिक्र आखिर में आपने किया, मैं उसको आगे बढ़ा दूं। जो शिक्षा व्यवस्था है और जिस तरीके से स्कूल में आजकल सीजेपी का वो स्कूल देखो आंदोलन चल रहा है, वो देखिए कि किस किस तरीके की तस्वीरें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। देख करके हैरानी होगी। ना बच्चे के लिए पानी है, ना टॉयलेट है, ना बिजली है, ना पंखा है, ना डेस्क है, ना कुछ भी नहीं है। और हालात यहां तक है कि ये भाजपा शासित राज्यों में अब सर्कुलर जारी हो रहे हैं एजुकेशन सेक्रेटरी के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के स्कूल के प्रीमाइसेस में घुस नहीं सकता। ये हालात हैं इस देश के, और तमाम देश के लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं। निश्चित तौर पे शिक्षा का मुद्दा जो है आगामी चुनाव में मुख्य मुद्दा बनकर के उभरेगा, ऐसा मेरा मानना है। सरकार में बैठे हुए हों या विपक्ष में बैठे हुए हों, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके बाकायदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चलते हैं, बहुत बड़े बड़े चलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीज हैं। उन सबको पता है कि शिक्षा का बेहतर मॉडल हम कैसे चला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार फेल क्यों हो जाती है? उनका स्कूल और उनका ग्रुप तो बहुत अच्छा चलता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो आज पंगु है, उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो यही है। आप देखिए कि शिक्षा यहाँ पे एक धन उगाही का, या यूं कहे कि एक प्रकार का बिजनेस है। और उस बिजनेस मतलब मुझे याद है कि मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे आज से करीब 30 वर्ष पहले उन्होंने मुझसे ये कहा था कि पंकज, इस धरती पे मतलब भारत की धरती पे अगर व्हाइट मनी कहीं है तो वो धंधा है सिर्फ एजुकेशन का, मतलब शिक्षा का। तो शिक्षा एक व्यापार है। उस व्यापार में जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हों, चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए हों, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सही है कि निजी शिक्षा मतलब निजी स्कूल को, निजी कॉलेजेस को, निजी निजी इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के चक्कर में ये पूरा का पूरा शिक्षा का जो सिस्टम है पूरा का पूरा ध्वस्त है। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की जो सरकार है या पिछले 12 वर्षों से जो सरकार चल रही है, उसका अपना एक मॉडल है शिक्षा को लेकर के। वो मॉडल संघ से प्रेरित है। और ये आप जान लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपको उसको नस्तो नाबूद करना हो या उनके दिमाग में कुछ इस तरीके से बिठाना हो, तो वो एक ही तरीका है, वो है शिक्षा। और एक बात ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार बखूबी जानती है कि जब पढ़ लिख लेगा इंडिया, तो अंधभक्त कैसे बनेगा इंडिया। तो जब हर आदमी, हर व्यक्ति, हर युवा पढ़ लिख करके हर बात को जानने लगेगा और सवाल करने लगेगा, तो फिर मोदी की अंधभक्ति कौन करेगा। तो सवाल ये है कि कोई भी प्रदेश देख लीजिए, कोई भी अपना एजुकेशन का सिस्टम देख लीजिए, उसमें यही है कि जितने लोग हैं, जितने युवा हैं, या जिस जिस प्रकार से शिक्षा प्रणाली काम करती है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें तो यही है कि जितने लोग बेरोजगार मतलब अनपढ़ रहेंगे, कम पढ़ेंगे, या उनको एक ऐसी शिक्षा में व्यवस्था में ढाल दीजिए जिससे लोग सवाल न करें, वो अपने रोजगार को लेकर के न डिमांड करे,
किसी भी तरीके की आवाज न उठाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अपने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। और आप देखिए कि बाहर के जितने भी देश हैं, अभी सर ने चाइना का जिक्र किया, आप अमेरिका चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप देखिए कि पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सरकार ड्राइव करती है। और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, वहां प्राइवेट स्कूल कुछ नहीं होता, सरकारी स्कूल में ही अच्छे बड़े छोटे सबके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तो सारे बड़े बड़े नेता हों, ऑफिसर हों, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, वो तो हिंदुस्तान में पढ़ते नहीं है। तो सवाल यह है कि जब बड़े अधिकारियों के, बड़े नेताओं के, बड़े मंत्रियों के बच्चे जब हिंदुस्तान में पढ़े तो वो जागरूक हों और वो उनको ये लगे कि नहीं भाई, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, हमको एक अलग तरीके से लकीरें खींचनी है। तो इस सरकार को तो खींचनी, इनसे तो उम्मीद करना ही बेईमानी है अपने आप में, क्योंकि इनका तो मॉडल ही अलग है। ये तो चाहते ही नहीं है, ये तो चाहते हैं कि एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें जो पीढ़ी आप सिर्फ कह दीजिए और उसके पीछे वो भीड़ की तरह वो चल पड़े। और आप देख लीजिए कि आंदोलन के बाद जो शिक्षा को केंद्र में लाया गया है, उसको लेकर के किस प्रकार से हर स्टेट में जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां किस प्रकार से जो भाजपा के लोग हैं या जो संघ के लोग हैं वो किस प्रकार से आक्रामक है। मैं एक घटना का जिक्र कर दूं जो कल या परसों घटित हुई है पश्चिम बंगाल में। एक सीजेपी से जुड़ा हुआ एक युवा एक स्कूल में गया इंस्पेक्शन करने, मतलब देखने की वहां की व्यवस्था कैसी है। जब उन्होंने देखा और उन्होंने सवाल उठाए कि भाई यहाँ पे बहुत तरह की अनियमितताएं हैं, इनको आप ठीक करिए, तो वो बच्चा जब अपने घर लौटा, वो युवा, तो वहां पे भाजपा के लोग पहुंच गए और उसको मार पिटाई करनी शुरू कर दी। जब उनके फादर बीच बचाव करने आए तो उनके फादर को इतनी पिटाई उन लोगों ने कर दी कि हॉस्पिटल में जाकर के दम तोड़ दिया उन्होंने। तो कहने का ये मतलब है कि भाजपा से आप कुछ उम्मीद मत करिए, और खास करके शिक्षा व्यवस्था को वो ठीक कर ले, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर के ये है कि सरकार को शिक्षा को सुधार करने से पहले इस सरकार को बदलना जरूरी है, तो बाकी व्यवस्थाएं अपने आप सुदृढ़ हो जाएंगी।